नमस्ते बच्चों। आज हम इस पाठ में राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत रेखाचित्र का अध्ययन करेंगे। इस रेखाचित्र के अध्ययन से पहले हम लेखक का परिचय भी देंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल, कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्ति रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो बच्चों, इन्हीं के द्वारा लिखित रेखाचित्र बाल गोविंद भगत की चर्चा हम करेंगे। बच्चों, रेखाचित्र शैली में रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाह्य व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। बच्चों, बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मझौले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खड़ा व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कोई साधु थे। उनका एक बेटा और पुतोहू थी। थोड़ी सी खेतीबाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी की चीज़ नहीं छूते। जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसी से गृहस्थी चलाते। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत की लहरी सुनाई देती। उनके कंठ से निकला संगीत एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता। तब पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथरे हुए अपने खेतों में धान के पौधों की रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। भादों की आधी रात में भी दादुरों की टर्टर, दादुर अर्थात मेढक की टर्टर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता है। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता है तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ जो सुबह में गाई जाती है, प्रातः काल में ही आरंभ हो जाती है। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर अर्थात काफ़ी ठंड लगने वाली भोर में उनकी उंगलियां खजड़ी पर एक वाद्य है डफली के ढंग का पर चलना आरंभ कर देती है और गाते गाते वह इतने जोश में आ जाते हैं कि उनके मस्तिष्क पर श्रम बिंदु चमक पड़ते हैं। गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका मन
तन पर हावी हो जाता था, अर्थात वे सब गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। लोग जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। पुतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधार को जैसा कार्य किया, अपनी पुतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह कर देना, अभी यह जवान है। पुतोहू के मायके न जाने की जिद करने और यह कहने कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम दोनों समय का गीत, स्नान ध्यान और खेतीबाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते रहे और शाम को भी गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे। तो इस तरह से एक सीधा साधा व्यक्तित्व का जो रेखा चित्र खींचा गया है वो सराहनीय है। अब प्रश्न उठता है कि रेखा चित्र क्या है। तो साहित्य में रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। कहीं कहीं इसका अंग्रेजी नाम स्केच भी व्यवहृत होता है, अर्थात व्यवहार में लाया जाता है। तो इसी के साथ यह पाठ संपन्न होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।